हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, तो जिसका नाम है घातांक और करनी। इस चैप्टर में हम लोग घातांक और करनी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है घातांक। घातांक को समझते हैं, घातांक कहते हैं किसको हैं और घातांक के नियम क्या हैं। पहले इन बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो घातांक और करनी में सबसे पहले हम लोग घातांक के बारे में जानते हैं कि क्या होता है घातांक। आगे यदि a जो एक वास्तविक संख्या है, कोई संख्या हो a जो कि एक वास्तविक संख्या है, को m बार गुणा किया जाए, जहाँ m क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि जैसे मान लो कोई संख्या है जो कि एक वास्तविक संख्या है a इंटू ए, ऐसे हमने इसको m बार गुणा कराया है, जिसको लिखा जा सकता है a की पावर m। अब यहीं पर जो a की पावर m आया है, इसी से हम लोग समझेंगे घातांक होता क्या है। तो a को हम लोग कहते हैं आधार, a को आधार तथा m को घातांक कहते हैं। यही होता है इसे घातांक। अगर कोई संख्या m बार गुणा कराई गई है तो m बार गुणा कराने पर क्या होगा, उसकी घात जो है m आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि 2 ले लिया, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, वहाँ पे हमने कहा था m बार, तो यहाँ पे हमने इसको कितनी बार लिया है, 1 2 3 4 बार। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक संख्या है, या कह सकते हैं एक वास्तविक संख्या है जिसको हम 4 बार गुणा करा रहे हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 4। इसको हम लोग 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से m बार कहा गया था, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग ये कह पा रहे हैं कि एक वास्तविक संख्या है जिसको हम लोग 4 बार गुणा करा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की घात 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही घातांक में कुछ और भी नियम हैं जिनको हमें प्रश्नों में लगाना होगा, तो उनको पहले समझ लेते हैं, फिर उनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। तो सबसे पहला नियम है कि अगर कोई वास्तविक संख्या और उसका आधार जो है एक जैसा है, ठीक है, ये बहुत ध्यान देने का पॉइंट है कि उनका आधार जो है सेम होना आवश्यक है। अगर उनका आधार नहीं सेम रहेगा तब ये नियम जो है नहीं लग पाएगा। कोई जो है वास्तविक संख्या है a और उसका आधार जो है सेम है सबका, तो यहाँ भी a है आधार, यहाँ भी आधार a है और यहाँ भी आधार a है, परंतु उसकी घात जो है अलग अलग है। जहाँ a की पावर यहाँ पे m है, या फिर कह सकते हैं a की घातांक m है, यहाँ a की घातांक n है और यहाँ पर a की घातांक कितना है, r है। तो जब आधार समान होगा और हम संख्याओं को गुणा कराएंगे तो उनकी घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर आधार समान हो तो संख्याओं को गुणा कराने पर उनकी घातें जुड़ जाती है। जैसे अगर आपको दिया गया हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ले लेता हूँ, दिया गया हो कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -2, माइनस अभी नहीं लेते हैं, अभी आगे देखेंगे माइनस के लिए, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, इस तरीके से दिया गया है। तो इन संख्याओं में जो इनके आधार हैं वो सबके आधार जो है समान हैं, तो इनकी घातें जो है जुड़ जाएंगे। तो 5 और 1 ये 6 और 6 और 2 8, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की घात 8 है। तो यहाँ हम लोग समझ गए इसको कि अगर किसी संख्या का आधार समान है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे नियम में ये कहा गया कि अगर कोई वास्तविक संख्या उसकी घात m हो और वो भाग में दिया गया, यहाँ पे गुणे में था और वो भाग हो उनके बीच में, तो उसको और दिया गया a की पावर m, तो उसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। अब इससे क्या तात्पर्य है, ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि गुणे में जो संख्याएं, गुणे में जो घातें होती है वो जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे ही दिया गया होता है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं दूसरा उदाहरण कि 2 की घात 5 दिया गया होता और यहाँ भाग का चिन्ह बनाया गया होता और 2 की घात 3 लिखा होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 माइनस 3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भाग का चिन्ह बना हुआ है, भाग के चिन्ह बने होने का मतलब ये है कि हम इसकी घातें जो है घटा लेंगे, लेकिन आधार का अवश्य ध्यान रखना है कि आधार उनका समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं कि कोई संख्या दी गई हो, वहाँ पे
a की घात m हो और m की भी घात n हो और n की भी घात p हो। इस तरीके से दिया गया हो कि जैसे यहाँ पे दिया गया है a की घात कितना है, m है, और m की घात n है और n की घात p है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ इस तरीके से लिखा गया होता है वो एक दूसरे की घातें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे n की घात ये p है, ठीक है, कुछ और नई चीज़ नहीं है। अब इसके हम लोग घात को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ कि 5 की घात हमने ले लिया 2 और 2 की घात हमने लिख दिया 4 और 4 की घात हमने लिख दिया 2। तो इसका मतलब ये इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें यहाँ ऊपर से सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर से सॉल्व करने का मतलब ये है कि 5 की घात 2, ये 4, तो ये 4 की घात जो है ये 2 है। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 5 की घात 2 और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और ऐसे ही 2 को हम लोग 16 बार गुणा करा के लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अगर इस तरीके से कोई ब्रैकेट में दिया गया हो संख्या, कि कोई संख्या जो है ब्रैकेट में दी गई हो, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। कि कोई वास्तविक संख्या है और उसकी घात m है और उस पूरे की घात जो दिया गया है n दिया गया है, उस पूरे की घात कितना दिया गया है, n दिया गया है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो इसकी घातें हैं आपस में गुणा हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि 3 की पावर मैंने ले लिया 2 और इसकी पूरे की पावर हमने बना दिया 3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब ये गुणे में है तो हो जाएगा 3 की पावर 6, ठीक है, इस तरीके से। अब जो अगला नियम है हम लोग का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखते हैं तो किसी संख्या में दिया गया हो उसकी घात माइनस की, तो अगर उसको हम लोग अपॉन में लिख देते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं, नीचे ले आते हैं, तो उसकी घात जो है प्लस ही हो जाएगी। जैसे दिया गया 2 की घात माइनस 5। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग प्लस बनाएंगे इसी घात को। तो घात को प्लस बनाने के लिए उसे हमें नीचे भेजना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, मतलब नीचे लिख देने पर ये जो है प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर यही इस तरीके से दिया गया होता कि 2 की घात 5 है तो ऊपर ले जाते तो ये माइनस का हो जाता, ठीक है। मतलब इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं नियम को लगा के, जैसी हमें आवश्यकता होगी उस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ नियम देखे कि यहाँ समझेंगे कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। अगर पावर में इस तरीके से लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर दिया गया m की घात n तो उसको हम m गुणे n लिख सकते हैं। अगर घात माइनस की है तो उसे चेंज करके हम लोग प्लस की बना सकते हैं। और अगर नीचे दिया गया है आवश्यकता हमें ऊपर भेजने की, तो ऊपर भेजेंगे तो ये फिर से माइनस का हो जाएगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यह बताया गया है कि a अपॉन b की पावर कोई हो तो उसको हम अलग अलग, अर्थात अंश की पावर को अलग कर सकते हैं और हर की पावर को अलग कर सकते हैं। जैसे दिया गया उस संख्या में कि 2/5 की घात 3 दिया गया और इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 है और 5 की घात 3 है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब जो पूरे की घात है उसको हम दोनों की घात में अलग अलग बांट सकते हैं। और अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, ये जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से उसको हल करना है या किस में चेंज करना है, वो प्रश्न को देखने पर पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे 2/5 दिया गया है, अब इसको हमें चेंज करना है, मान लो इसकी घात को, तो जैसे ही हम इसको अगर 5/2 लिख देते हैं, है ना, मतलब अंश को हर में और हर को अंश में भेज देते हैं, तो इसकी घात जो है तुरंत वो उसके घात का चिन्ह जो है बदल जाएगा, है ना। मतलब अगर अंश को हर में भेजा जा रहा है या फिर अंश को हर में लाया जा रहा है तो उसकी घात जो है तुरंत बदल जाती है, मतलब उसका चिन्ह बदल जाएगा। और जो दूसरा नियम है हम लोग का, दिया गया a की पावर m और इंटू b की पावर m। अब यहाँ पे देखना कि ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब जिनको हम लोग आधार कहते हैं, वो दोनों आधार क्या है, अलग अलग है, लेकिन की घात जो है समान है। घात समान है तो हम ये कह सकते हैं, हम या चाहें तो इसको हम पहले इन संख्याओं को गुणा कराएं और फिर इनका गुणा कराएं आपस में, और या फिर हम घात को जो है अलग कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b की पावर m। जैसे दिया गया 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 5, इस तरीके से दिया गया हो, सॉरी यहाँ पे भी हमें 3 ही करना पड़ेगा, मतलब घात जो है समान होनी चाहिए, संख्या कैसी भी हो।
तो फिर यहाँ पे जो इनकी घात है इनको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 3 पूरे का लिख सकते हैं, और फिर इन दोनों का गुणा करा के उसके बाद इसको हम लोग घात 3 को लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। इस नियम का क्या मतलब है, ये बता रहा है किसी भी वास्तविक संख्या की घात अगर 0 है, कोई भी वास्तविक संख्या उसकी घात कितना हो, 0 हो, तो वहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 5 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसी तरीके से ऐसे 5 ही नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो वहाँ पे हम लोग उसका मान 1 लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 1050, और इसकी घात हमने लगा दी 0, है ना, घात हमने क्या लगा दी, 0 लगा दी, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब इससे ये नहीं सोचना है हमें कि ये संख्या इतनी बड़ी है तो इसकी वैल्यू 1 कैसे आ सकती है। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो चलिए हम लोग घातांक को पढ़ लिए, इसको समझ लिए अच्छे से। आप जो ये रूल्स दिए गए हैं नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, और आगे हम लोग पढ़ेंगे करनी के बारे में। तो हम लोग घातांक के बारे में समझ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि करनी क्या होती है। तो देखते हैं कि करनी क्या है। यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतया ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मूल का मतलब होता है रूट, जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए, √2 √3, उसी को बोलते हैं हम लोग मूल, है ना। मूल का मतलब होता है रूट। तो अगर किसी भी संख्या का मूल पूर्णतया अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उस मूल को हम लोग कहते हैं करनी। उसी मूल को हम लोग क्या कहते हैं, करनी। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 4th रूट 16 में, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, में चौथे मूल की करनी है। क्या है, चौथे मूल की करनी है। कहने का मतलब जब हम लोग पढ़ते थे इसको √2 मान लिखा हुआ है, तो ये रूट क्या है, इसका एक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है, अगर √2 है तो यहाँ हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब रूट है तो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है, इसका मतलब होता है 2, यहाँ पे 2 होता है जो कि लिखा नहीं जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही होता है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको हमें यहाँ इसके बीच में लिखना पड़ता है। हम इसको कभी भी इस तरीके से आगे नहीं लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रूट इस तरीके से बना देते हैं, तो ये अलग संख्या हो जाएगी 3 और वो अलग रूट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से दिया गया है कि रूट को बनाया गया है, रूट बनाया गया है और इसमें लिखा गया है 3, तो ये समझ जाना है कि ये करनी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है चौथे मूल करनी क्या है, 16। अब 16 क्या है, करनी कहते हैं, और हम लोग ये रूट बना हुआ है उसको कहेंगे करनी का चिन्ह, ठीक है। ये करनी के चिन्ह को बताता है। तो करनी भी जो है कई प्रकार की होती है, इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है या फिर जो मुख्य है उनको हम लोग देख रहे हैं। साथ हम लोग का शुद्ध करनी। शुद्ध करनी क्या है कि यदि किसी करनी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 हो तो वह करनी शुद्ध करनी कहलाती है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो √2 लिखा है, इसका जो है गुणनखंड सिर्फ क्या है, 1 है। ऐसे √5 यहाँ पे दिया है, 4th √5 दिया गया है। ऐसे यहाँ क्यूब √3 दिया गया है। तो यहाँ सब इन संख्याओं का जो गुणनखंड है वो 1 ही है। वही आता है मिश्र करनी। यदि किसी करनी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 को छोड़कर, मतलब यहाँ पर 1 के अलावा कोई और भी अगर संख्या उसे गुणनखंड में आती है तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्र करनी। जैसे यहाँ पे देखो एक संख्या आ गई है और फिर क्या आया है, करनी आया है, तो उसे कहते हैं मिश्र करनी। यहाँ पर भी एक संख्या आई हुई है जिसपे कोई करनी का चिन्ह नहीं है और दूसरी एक करनी वाला जो साइन के साथ संख्या लिखी गई है, तो इसे हम लोग कह देंगे मिश्र करनी। वही यहाँ पर देखते तो सिर्फ करनी वाली संख्या थी, कोई भी और जो है संख्या नहीं आई हुई थी, 1 को छोड़कर, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि शुद्ध करनी क्या होती है और मिश्र करनी क्या होती है। हम लोग बात करते हैं सजातीय करनी की, कि सजातीय करनी क्या है। कहें 2 या 2 से अधिक करनी वाले गुणनखंड एक समान हो, है ना, कि 2 या 2 से अधिक करनी वाले गुणनखंड एक समान हो तो सभी करनी संख्याएं सजातीय करनी कहलाती है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये जैसे यहाँ पर देखें करनी कितनी है, √3 है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं √3 है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं √3 है। तो इन सब की जो करनी है वो एक समान है, मतलब √3 √3 √3 आ रहा है। 2 हो या 2 से अधिक भी हो तो हम लोग उनको कह देंगे सजातीय करनी। लेकिन अगर वही जो सबकी करनी है अलग अलग हो, जैसे यहाँ √3 आया तो यहाँ क्यूब √3 आ गया, 3 को ही नहीं देखना है, इसकी जो करनी बनी हुई है
है ना, रूट बना हुआ, उसको भी ध्यान देना है। तो यहाँ √3 है, यहाँ क्यूब √3 और यहाँ √5, तो सबकी करनी जो है वो अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग कह देंगे विजातीय करनी। ठीक है, तो सजातीय करनी में क्या होता है, सबकी करनी समान होती है, और विजातीय में क्या होता है, सबकी करनी अलग अलग होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि करनी क्या है, और हम लोग उसके प्रकार को जाने कि शुद्ध करनी क्या होता है, मिश्र करनी क्या है, सजातीय करनी क्या है, और विजातीय करनी क्या है। तो आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। नियम को देख लेते हैं। जिस तरह से हमने घातांक में देखिए कुछ नियम होते हैं कि अगर करनी पर कोई सवाल बनता है तो उसमें किस तरीके से उसको हल करेंगे। तो देखते हैं करनी के नियम में कि अगर दिया गया हो करनी और a की पावर m दिया हो, मतलब करनी की भी घात कितनी है, m है, और जो संख्या उसकी भी घात m है, तो यहाँ इसका जो मान आएगा वो a आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे इसकी पावर m है, और इसको रूट को लिख सकते हैं 1/m। हमेशा रूट को हम लोग 1/m के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, m से m आ जाएगी इसकी वैल्यू a। जैसे यहाँ पे दिया गया है 5 की पावर 5 दिया गया हो, और यहाँ पे दिया गया हो 5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 5 × 1/5। 5 से 5 कट गया, यहाँ पे आ गया 5। इस तरीके से ऐसे ही करनी की जो है m की हो और संख्याएं क्या हो, a और b हो, तो इनको अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं कि करनी a और करनी b के टाइप में। ठीक है, ऐसे ही अपॉन में दिया गया हो तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। और दो करनी एक साथ दी गई हो, जैसे n भी एक करनी है और m भी एक करनी है, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं m n, मतलब इनका गुणा करा सकते हैं। जैसे दिया गया 2 3 और यहाँ पे दिया गया 5, तो इनको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 मतलब 6 और यहाँ 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दिया गया हो करनी m a और उसकी घात n हो, तो हम n को घात के रूप में अंदर भी कर सकते हैं और उसको बाहर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा दो करनी अलग अलग दी गई है, उनको एक भी बना सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पे दिया गया हो कि करनी की घात n और करनी m a, तो इनको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n और a की पावर 1/m। क्योंकि हम लोग जो करनी होती है उसको अपॉन में ही उसका मतलब होता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब सवाल में आएगा तो और हम लोग डीपली समझेंगे और किस तरह से इसका यूज किया जाता है और क्लियरली हमें समझ में आएगा। अगला नियम देखते हैं इसको, इस पर डायरेक्टली सवाल बनता है। जैसे कहीं भी दिया गया हो कि a की पावर x और a की पावर m दी गई हो, तो अगर यहाँ पर इनका आधार समान हो तो इनकी जो घातें हैं वो आपस में बराबर हो जाती है। जैसे कहने में 2 की घात दिया गया x और 2 की घात दिया गया हो 6, तो हम ये कह सकते हैं x बराबर कितना होगा, 6 होगा। x बराबर 6 होगा क्योंकि इनका आधार जो है समान है। अगर आधार समान होता तो घातें बराबर होती है आपस में, तो इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 6। ऐसे अगर इसी चीज़ को समझाया गया है कि अगर इनकी घातें बराबर हो जाए, इनकी घातें जो हैं बराबर हो जाएं और आधार अलग अलग हो, तो हम लोग कह देते हैं उनके आधार आपस में बराबर होते हैं। इसी का जस्ट उल्टा, जैसे हम यहाँ लिख दें कि x की पावर 2 और 6 की पावर 2, तो यहाँ पे देखो घात क्या हो गई, बराबर हो गई। घात बराबर हो गई तो हम लोग लिख सकते हैं संख्याएं जो हैं इनका आधार जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं कि दिया गया जैसे यदि n1 मतलब n1 जो है कोई संख्या है वो छोटी है n2 से, n2 छोटा है तो n3, ऐसे ही आगे तक ऐसे गया हुआ है। और इनका जो अंतर है, इन दोनों संख्याओं का अंतर, जैसे nk माइनस मतलब उसके पहले वाली संख्या, जैसे यहाँ पे n4 ले लिया हमने और इसके पहले वाली संख्या क्या है n3, इनका अंतर अगर बराबर आता है, कांस्टेंट आता है, एक ही आता है, तो हम लोग कह देंगे कि जो संख्या होगी nk मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उनका अंतर सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटी होगी उनका अंतर सबसे बड़ा होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लिया कि दिया है √11 माइनस √10, ये एक संख्या हो गई, √8 माइनस √7, तो यहाँ अगर देखा जाए 11 और 10 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। 8 और 7 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये सबका डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। तो अगर हमसे कहा जाए इसमें सबसे बड़ी करनी कौन सी होगी, जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है वही सबसे बड़ी करनी हो जाएगी। ठीक है ना।
और कह रहे हैं अगर इसी बात को हम लोग उल्टा करके लिखें, उल्टा करने का मतलब अपॉन में लिख दें, परिमेय संख्या के रूप में लिख दें, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, है ना, यहाँ देखो 1/√11 माइनस, हमने इसी को क्या किया, पलट दिया, इसको भी कर दिया, तो इसमें सबसे जो बड़ी करनी अगर ढूंढा जाए तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने करनी के नियम देखे। इसमें जो सवाल बनेंगे उनको भी देखेंगे। तो चलिए कुछ नियम और बचे हुए हैं उनको समझ लेते हैं। तो कुछ और नियम बचे हैं जो हमें प्रश्नों को हल करने में सहायता करेंगे, तो उनको देख लेते हैं। परिमेयकरण गुणनखंड की, परिमेयकरण गुणनखंड से क्या होता है कि जो संख्या होती है अगर वो करनी के फॉर्म में है तो चेंज होकर एक परिमेय संख्या बन जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या होगी, दो करणी हो उनको गुणा कराओ आपस में और एक परिमेय संख्या मिल जाए तो उसे कहते हैं एक दूसरे का परिमेयकरण गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है 2√3 और इसको हमने गुणा करा दिया √3 से, यहाँ भी √3 था और यहाँ भी √3 है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए परिमेयकरण गुणनखंड है। क्योंकि ये √3 मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6, और 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से दिया गया 2√5, यहाँ भी √5 और यहाँ भी √5 से हमने गुणा करा दिया, क्योंकि यहाँ पे √2 था और √3 था। रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, लेकिन क्यूब रूट का मतलब था 1/3। तो अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स मल्टीपल कराना पड़ेगा, 4 लिखा तो 4 टाइम मल्टीपल कराना पड़ता है, मतलब 4 बार गुणा कराना पड़ता है। तो यहाँ 3 बार हम लोग √5 क्यूब रूट 5 करके गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, और 5 2 हो जाएगा 10। हरों का परिमेयकरण करना, कि हर का परिमेयकरण करने का मतलब है हर को परिमेय संख्या बनाना। हर का परिमेयकरण करने का मतलब है हर को एक परिमेय संख्या बनाना। उसके लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसको ये देखना पड़ता है किस संख्या से गुणा कराएं कि वो एक परिमेय संख्या बन जाए। तो यहाँ दिया √3 + 1, अगर इस तरीके से दिया रहता है तो जहाँ यहाँ प्लस लगा है वहीं पे हम लोग लगा देते हैं माइनस और उसी से ऊपर नीचे करा देते हैं गुणा, तो उससे ये गुणा हो जाएगा ऊपर। तो ये इस तरीके से लिख दिया गया। यहाँ a + b बन गया, a - b फार्मूला बन गया a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे जब तो 3 आएगा, -1 2 हो गया, तो ये एक बन गया हम लोग का परिमेय संख्या इसका हर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हम लोग का 3 - √3। दूसरी चीज आती है संयुग्मी करनी। संयुग्मी करनी में क्या करना होगा, तुम्हें अगर कोई संख्या दी गई है a + √b, तुम्हें क्या करना है कि यहाँ एक वास्तविक संख्या होगी और यहाँ पे एक करनी वाली संख्या होगी, उन्हीं के बीच में जो साइन है उसको चेंज कर देना है। यहाँ प्लस है तो कर देना है उसको माइनस होता तो कर देना है प्लस, तो हो जाएगा उसका संयुग्मी करनी। इस तरह से हमने घातांक और करनी के जो नियम थे उनको सीख लिए। अगले लेक्चर में हम लोग जो उससे संबंधित प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं उनको देखेंगे।